नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 15 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके बताएंगे। दोस्तों गणतंत्र दिवस से पहले दहशत फैलाने की कोशिश, बम धमाका हुआ है दिल्ली में, रेड अलर्ट, पुलिसकर्मियों को किया गया सतर्क। पंजाब समेत जम्मू में आईडी बम मिलने से भी हड़कंप मचा है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, गाजीपुर बम प्लांटिंग पर बड़ा खुलासा, विस्फोटक में आईडी के अलावा टाइमर भी था सेट, अमोनियम नाइट्रेट का किया गया था इस्तेमाल। गणतंत्र दिवस से पहले सतर्कता बढ़ी। तीसरी बड़ी अपडेट, मैकेनिकल फेलियर नहीं बल्कि खराब मौसम की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर, आईएएफ ने दी है जानकारी, वो हम आपको बताएंगे। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट, खस्ता हाल श्रीलंका की ओर से भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, 90 करोड़ डॉलर से अधिक की वित्तीय सहायता देने की बात। वहीं चाइना सरेंडर। चौथा बड़ी अपडेट, सीमा पर तनाव का नहीं दिखा असर, भारत चीन व्यापार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 2021 में 125 अरब डॉलर का हुआ ट्रेड, वो हम आपको बताएंगे। वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पे कासिम सुलेमानी की मौत का हिसाब लेने के लिए बेकरार है ईरान। सुप्रीम लीडर ने ट्रंप की हत्या का वीडियो भी किया पोस्ट, तो एक एक करके आपको बताएंगे। जहां पे पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए रक्षा मंत्रालय ने बनाया ऑनलाइन पोर्टल, सेना के पूर्व कर्मचारियों को मिलेगी मदद। तो एक एक करके खबरें आपको जानना विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। और 5 राज्यों में कैसे भाजपा की सरकार बनने जा रही, वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, गणतंत्र दिवस से पहले दहशत फैलाने की कोशिश नाकाम, दिल्ली पंजाब और जम्मू में आईडी बम मिलने से मचा हड़कंप। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पंजाब और जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक आईडी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में शुक्रवार सुबह एक लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बम निरोधी दस्ते ने बैग को खेला तो उनमें आईडी विस्फोटक बरामद हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से बैग के अंदर आईडी रखा गया था, उसे देखने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। बताया गया है कि एनएसजी अब अभी आईडी को निष्क्रिय कर दिए हैं। और जो बड़ी खबर निकल के आई उसमें यही है कि विस्फोटक में आईडी के अलावा टाइमर भी सेट था, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल भी किया था, जानकारी यही मिली है। और आईडीज आपको बता दें कि पुलिस ने बताया है कि बम प्लांट करने से पहले इलाके की रेकी की गई थी। जांच में पता चला है कि बम को आयरन बॉक्स में रखा गया था और इस बैग को फूल मंडी के गेट पर रखा गया था। पुलिस ने बताया है कि दिल्ली को दहलाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। यही नहीं, विस्फोटक में आईडी के अलावा टाइमर भी था। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही। हालांकि आपको बता दें 3 राज्यों में इस तरीके के आईडीज मिलने के बाद पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। एक और अपडेट ले लेते हैं। बड़ी खबर, खस्ताहाल श्रीलंका की ओर भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, 90 करोड़ डॉलर से अधिक की दी वित्तीय सहायता। दोस्तों दरअसल भारत ने श्रीलंका को 90 करोड़ डॉलर से अधिक का कर्ज देने की घोषणा कर दी है। इसमें देश को विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने और खाद्य आयात में मदद मिलेगी। आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में इस समय लगभग आवश्यक वस्तुओं की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजीत निवाड कैब्राल ने बुधवार को कहा था कि उनका देश भारत से 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण पर बातचीत कर रहा है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बांगले ने बृहस्पतिवार को कैब्राल से मुलाकात की और पिछले सप्ताह आरबीआई द्वारा 90 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की सुविधाओं का विस्तार करने के मद्देनजर श्रीलंका को भारत का मजबूत समर्थन जताया है। एक ट्वीट में कहा गया है कि इनमें एशियाई संशोधन संघ के 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक के निपटान को स्थगित करना और 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मुद्रा अदला बदली भी शामिल है। एक और अपडेट, सीमा पर तनाव का नहीं दिखा असर, भारत चीन व्यापार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 2021 में 125 अरब डॉलर का हुआ ट्रेड। दोस्तों भारत और चीन के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर बने तनाव का द्विपक्षीय व्यापार पर किसी भी तरीके का असर नहीं देखा गया है। दरअसल सीमा पर तनाव के मध्य में वर्ष 2021 में दोनों देशों के व्यापार 125 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। इस दौरान भारत का व्यापार घाटा भी बढ़कर लगभग 69 अरब डॉलर हो गया है। शुक्रवार को प्रकाशित व्यापार आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में चीन का भारत के साथ कुल व्यापार 125 अरब डॉलर रहा है, जो वर्ष 2020 की तुलना में 43% अधिक है। ग्लोबल टाइम्स ने चीन के सीमा शुल्क विभाग के आंकड़ों पर आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और इसके मुताबिक जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 के दौरान भारत को चीन से किया गया निर्यात 46% बढ़कर 97 अरब डॉलर पहुंच गए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों एम सोमनाथ ने इसरो के नए प्रमुख के रूप में संभाला पद, शिवन की जगह हुई नियुक्ति। दरअसल एस सोमनाथ ने शुक्रवार को अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया।
सोमनाथ केसीवन के रिटायर होने पर अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद संभाला है। केसीवन पिछले साल जनवरी में 1 साल के एक्सटेंशन पर थे। इसरो चीफ के रूप में सोमनाथ की नियुक्ति 3 साल के लिए हुई है और वे स्पेस लॉन्च व्हीकल के सिस्टम इंजीनियरिंग में एक अनुभवी वैज्ञानिक है। अपनी नियुक्ति के बाद समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए सोमनाथ ने कहा है कि मैं अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग इसरो के चीफ के रूप में शामिल होकर बहुत खुश हूँ। ये वास्तव में एक सम्मान की बात है। उन्होंने कहा है कि फोकस के क्षेत्र टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, कार्यान्वयन और ऐसे क्षेत्र होंगे जहां हितधारकों का ध्यान रखना चाहिए। हम चलते हैं एक और अपडेट। कासिम सुलेमानी की मौत का हिसाब लेने के लिए बेकरार है ईरान। सुप्रीम लीडर ने ट्रंप की हत्या का वीडियो किया पोस्ट, कहा जरूर लेंगे बदला। दरअसल ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने अपनी निजी वेबसाइट पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी गई। वीडियो में कहा गया है कि बदला जरूर लिया जाएगा कि शीर्षक के साथ अपलोड किया गया है। माना जा रहा है कि ऐसा विदेशों में ईरान के गुप्त सैन्य अभियानों के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने को लेकर किया गया था। कासिम सुलेमानी की इराक की राजधानी बगदाद में एक ड्रोन हमले में मौत हो गई थी। वीडियो में गेम जैसा एनिमेशन इस्तेमाल किया गया था जिनमें देखा जा सकता है कि एक रिमोट कंट्रोल हथियार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गोल्फ क्लब तक पहुंच रहा है। इस दौरान ट्रंप के ऊपर एक लेजर से निशाना बनाया जा रहा था और फिर UAV के जरिए मिसाइल से हमला किया जा रहा था। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। TTP के प्रवक्ता का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान तालिबान को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रही पाक आर्मी। दरअसल तहरीक तालिबान के पूर्व प्रवक्ता एहसानुल्लाह एहसान के खुलासे से दुनिया में हड़कंप मच गया है। एहसानुल्लाह के खुलासे और कबूलनामे से पाकिस्तान की इमरान सरकार की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। एहसानुल्लाह ने खुलासा कर दिया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के आतंकी संगठनों से रिश्ते कितने करीबी हैं। अपने फायदे के लिए ISI और पाकिस्तानी सरकार किस हद तक झूठ बोल सकती है और किस हद तक जाकर झूठ बोलने पर मजबूर कर सकती है। पाकिस्तान की इमरान सरकार से समझौता करने की कोशिश में लगे अपने पुराने साथियों से कहा है कि पाकिस्तान की फौज खासतौर से इमरान खान को किसी भी बात पर भरोसा ना करें वरना भागने का मौका तक नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी फौज के सेफ हाउस से भागकर विदेश में रह रहे एहसानुल्लाह एहसान ने सारी बातों का खुलासा किया। 11 जनवरी को प्रकाशित अपने ब्लॉग मेरी आज़ादी के 2 साल में किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बॉर्डर पे खतरा। भूटान में 166 इमारतें और सड़क बना रहा चाइना। बसाए जा रहे हैं विवाद वाले डोकलाम से 30 किलोमीटर दूर है गांव बसाए जा रहे हैं। भारत के लिए खतरे से जुड़ी एक और खबर सामने आई। चीन भूटान के विवादित क्षेत्र में वैध तरीके से गाँव का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ जहाँ ये ट्रांजैक्शन डोकलाम पठार से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जानकारी IENS के सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दी गई है। सामने आई है कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चाइना यहां निर्माण कार्य कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि भूटान के क्षेत्र में बनाए जा रहे चीनी गांवों का इस्तेमाल आम नागरिकों के रहने और सैन्य अभियान दोनों के लिए किया जाएगा। डोकलाम का यह इलाका साल 2017 में खबरों में आया था। तब भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच 70 सालों के बाद विवाद हुआ था। भारतीय सेना के मुंहतोड़ जवाब के बाद चीनी सेना को आखिरकार यहां से पीछे हटना पड़ा। चीन यहां सड़क बनाने की कोशिश में था लेकिन भारत ने उसे रोक दिया। लेकिन अब वो भूटान के क्षेत्र में 166 इमारतें और सड़क बना रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर। संसद का बजट सत्र 21 जनवरी से होगा शुरू। 1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट। 200 संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 फरवरी को केंद्रीय बजट संसद में पेश करेंगी। जानकारी के मुताबिक यह बजट सेशन 11 फरवरी तक चलेगा जबकि सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। सूत्रों ने जानकारी दी है और इस साल के बजट में आम आदमी को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बजट का सत्र 31 जनवरी को दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। 8 अप्रैल को खत्म होगा। देश में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहे और पिछले 24 घंटे में 2,80,000 करीब मामले सामने आए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी को वर्चुअल रैली के नाम पर भीड़ जुटाना पड़ा भारी। 2,500 सपा नेताओं पर FIR दर्ज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग द्वारा रैलियों पर रोक लगाई गई और यह पाबंदी 15 जनवरी तक जारी रहने वाली है। लेकिन सपा लखनऊ, आपको बता दें, सपा
लखनऊ कार्यालय के बाहर लोगों को भारी हुजूम देखने को मिला। सपा ने इसके नाम पर वर्चुअल रैली को दिया और लेकिन वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। किसी को भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। अब सपा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 2500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी दी गई है कि CRPC की धारा 144 के तहत सपा के खिलाफ रिएक्शन दिया गया है। पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने कहा है कि 2500 समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें 269, 270, 144 महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से विवाद पर कोई सफाई नहीं दी गई है, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जोर देकर कहा है कि सपा ने कोरोना काल में चुनाव आयोग के नियमों का धज्जियां उड़ाई हैं और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को तार तार कर दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, आपको बता दिया अयोध्या से CM योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे चुनाव। बाबरी मस्जिद पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा अयोध्या के मुसलमान भी देंगे वो योगी को वोट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने अयोध्या से CM योगी के चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान दे दिया। इकबाल अंसारी ने दावा किया कि CM योगी अयोध्या में विकास को और बढ़ाएंगे। अयोध्या का मुसलमान भी योगी को वोट करेगा। हमारी कौम योगी के साथ है। 5 साल में बहुत बदलाव आया है। अंसारी ने कहा है कि बीजेपी सरकार में मुसलमानों को किसी तरीके की तकलीफ नहीं हुई और ना ही किसी तरीके का कोई दंगा हुआ है। अंसारी ने कहा कि अयोध्या में विकास अब शुरू हुआ है। जनता की मांग है कि योगी चुनाव लड़े। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, सुप्रीम अमेरिका ने चीन के खिलाफ बनाया खास प्लान। जंग हुई तो 4 टुकड़ों में टूटेगा ड्रैगन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दहला ताइवान तो चीन पर अटैक US का नया प्लान है। ताइवान पर किसी तरीके से चाइना ने हमला किया तो अमेरिका ने खास प्लान बना दिया और चीन पर भीषण हमला किया जाएगा। एक तरफ जहां ताइवान बिखरेगा, जहां एक तरफ तिब्बत जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ हांगकांग भी अमेरिका खिसका देगा। तो एक तरीके से चाइना को लेकर अमेरिका ने एक खतरनाक रणनीति बनाई है, जहां पे 4 हिस्सों में पूरी तरीके से चाइना को बांट देगा। हम चलते हैं एक और अपडेट। द्रास और कारगिल जिले के फॉरवर्ड एरिया में जवानों ने मनाया पोंगल, लगाए भारत माता की जयकारे। लद्दाख के द्रास और कारगिल जिले के फॉरवर्ड एरिया में तैनात भारतीय सेना के जवानों ने पोंगल के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। पोंगल त्यौहार का एक खास महत्व और ये प्रसिद्ध त्यौहार दक्षिण भारत के हर साल मनाया जाता है। आपको बता दें कि उत्साह से भरा ये त्यौहार 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति से शुरू होता है, जो कि 4 दिनों तक चलता है और फिर 17 जनवरी को इस पर्व का समापन होता है। मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व की तरह ही पोंगल पर्व को भी फसल के पक जाने के और नई। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां पर भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा फिलीपींस। 37 करोड़ डॉलर की बड़ी डील की मंजूरी। चाइना के उड़े होश। चाइना ने कहा भारत ने हमें धोखा दिया, बोला था हमारे पड़ोसियों को ब्रह्मोस नहीं बेचेगा। जी हाँ, ब्रह्मोस की ताकत आप समझिए। फिलीपींस ने शुक्रवार को ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से अपनी नौसेना के लिए एंटी शिप मिसाइल सिस्टम अधिग्रहण के लिए मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव करीब 37 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग द्वारा ब्रह्मोस के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है। बता दें आपको कि इसे एक हफ्ते में 11 जनवरी को भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जहां DRDO भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। मिसाइल का परीक्षण INS विशाखापत्तनम से किया गया था, जो हाल ही में शामिल भारतीय नौसेना का नवीनतम युद्धपोत है। ब्रह्मोस भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के मुख्य हथियार प्रणाली है और इसे लगभग सभी तरीके के प्लेटफॉर्मों पर तैनात किया गया है। तो दोस्तों इससे चाइना पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से हालत ख़राब कर दी गई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, हिंदुओं को एकजुट करने को विश्व हिंदू परिषद चलाएगा 10 दिनों का अभियान। महामंत्री बोले हर हिंदू पैदा करें 3 बच्चे। जी हाँ, दरअसल विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं को एकजुट करने के लिए 10 दिवसीय अभियान की शुरुआत करेगी। जातीय विभेद को मिटाने की शुरुआत किए जा रहे हैं। अभियान में BHP ये संदेश देगी कि सभी हिंदू एक हो जाओ। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद परांडे ने अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा है कि हर हिंदू 3 बच्चा पैदा करे। BHP हिंदुओं को एकजुट करने के लिए 23 जनवरी तक कार्यक्रम चलाएगी।
इसे समरसता अभियान नाम दिया गया है। समरसता अभियान के दौरान सहभोज समेत अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। ये भोज में अगड़ी और पिछड़ी जाति के लोग एक साथ भोजन करेंगे। इस दौरान लोगों को सभी हिंदू एक हैं का संदेश दिया जाएगा। समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार इस अभियान की अगुवाई कर रहे बीएचपी के राष्ट्रीय सचिव देवजी रावत ने देश भर में बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा समरसता अभियान चलाया जाएगा ताकि ये संदेश लोगों तक पहुंचाया जा सके कि सभी हिंदू एक हैं और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम चलते हैं एक और अपडेट। मकर संक्रांति पर सूर्य नमस्कार का आदेश, विरोध में उतरी जम्मू कश्मीर की पार्टियां। महबूबा बोली ये केंद्र का अत्याचार है। मकर संक्रांति पर जम्मू कश्मीर के कॉलेजों को बड़े पैमाने पर सूर्य नमस्कार आयोजित करने और इसमें छात्रों और कश्मीरी कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां इस आदेश के विरोध में उतर आई। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने इसे लेकर केंद्र सरकार को भाजपा पर हमला बोला है। दरअसल प्रशासन की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति के अवसर पर भारत सरकार की इच्छा है कि वे एक दिन के आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के तहत बड़े पैमाने वाले पर वर्चुअल सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया जाए। साथ ही आदेश में कॉलेजों में यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि सभी शिक्षक और छात्र इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग भी लें। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, जहाँ पे कश्मीर में आतंकियों का समूल नष्ट करने में जुटी एजेंसियां, घाटी में 195 मॉड्यूल का भंडाफोड़। जम्मू कश्मीर में टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप की रणनीति का आतंकी गुटों पर भारी पड़ सकती है। दरअसल टीएमजी की प्रभावी कार्रवाई के चलते आतंकियों की जमीनी नेटवर्क पर नकेल कसने से काफी कामयाबी मिली है। आतंकी फंडिंग नेटवर्क को तोड़ने के लिए एजेंसियों को छापेमारी का व्यापक असर हुआ है। बड़े पैमाने पर ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार किए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि ओडब्ल्यूडी वर्कर और आतंकियों के बीच की चैन तोड़ने के लिए एजेंसियां पूरी तरीके से सक्रिय हैं। जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क पर नकेल कसने की कार्रवाई के तहत आतंकियों को लॉजिस्टिक मदद के आरोप में 1900 से अधिक लोगों की गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 2020 में और 21 में जम्मू कश्मीर में लगभग 195 आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ भी किया गया है। हम चलते हैं और अपडेट। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नई साजिश डिकोड, इस बार इनसे हमला कराने की है तैयारी। 210 भारतीय सेना और सुरक्षा बलों जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में आतंकियों का ताबड़तोड़ सफाया करने में जुटे हैं। इस सिलसिले में खासकर जिस तरीके से आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन जारी हैं, उनमें आतंकी कमांडर और सीमा पर बैठे उनके हैंडलर बौखला गए हैं। सूत्रों ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कैडर को एक बार फिर खड़ा करना चाहती है। यही नहीं, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ऐसे गुप्त जानकारियां पकड़ी हैं जिससे पता चलता है कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे आत्मघाती हमले की फिराक में है। एजेंसी ने जो चैटर पकड़े हैं उसमें आतंकियों से कहा जा रहा है कि एक तरीके से आप यानी पाकिस्तानी एजेंसी के खतरनाक मंसूबे साफ नहीं दिख रहे हैं। अगली एक और अपडेट। हरिद्वार में भाषण भड़काऊ मामले में वसीम रिजवी, जितेंद्र त्यागी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। दोस्तों हरिद्वार में भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोर्ट ने वसीम रिजवी और जितेंद्र त्यागी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल गुरुवार को हरिद्वार पुलिस ने यूपीसी वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी, जितेंद्र नारायण त्यागी गिरफ्तार किए गए थे और रिजवी के खिलाफ हरिद्वार कोतवाली में 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। उधर रिजवी की गिरफ्तारी होने के साथ ही हरिद्वार पुलिस बेहद चौकन्नी हो गई। दरअसल पिछली साल 17 से 19 दिसंबर को उत्तरी हरिद्वार के वेद निकेतन आश्रम में हुए धर्म संसद दुनिया भर में सुर्खियों में है और धर्म संसद एक विशेष वर्ग को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपीसी वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी, जितेंद्र त्यागी के खिलाफ 2 मुकदमे शहर कोतवाली में दर्ज किए गए हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। बंगाल ट्रेन एक्सीडेंट दुर्घटना में 9 लोगों की हुई है मौत, 45 से अधिक घायल। रेलवे सुरक्षा आयुक्त हादसे के कारणों की जांच करेंगे। दोस्तों पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में दोमुनी के निकट गुरुवार को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेसवे ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए और कुछ डिब्बे पलट गए, जिसके चलते 9 यात्रियों की मौत हो गई तथा 45 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी है। गुवाहाटी के पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NRF के प्रवक्ता ने कहा है कि दुर्घटना NRF के अलीपुरद्वार संभाग के अंतर्गत एक इलाके में शाम करीब 5 बजे हुई। दुर्घटना ग्रस्त गुवाहाटी में 360 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। जलपाईगुड़ी के जिलाधिकारी गोदारा बसु ने कहा है कि दुर्घटना में कम से कम 45 लोग घायल हुए हैं, कुछ की हालत गंभीर है, लिहाजा मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बचाव कर्मियों ने अंधेरे और घने कोहरे के बीच जीवित लोगों को और शव को पता लगाने के लिए प्रत्येक डिब्बे की तरह अच्छी तरीके से तलाशी ली। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, भारतीय
भारतीय जनता पार्टी में जहां एक तरफ भगदड़ मची है, तो वहीं नया सर्वे आया है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ बना रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार। यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के 3 मंत्री समेत 15 विधायकों ने भाजपा तो छोड़ दी है, लेकिन उसका कोई बहुत असर होता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वैसे भी बीजेपी जो है अपने निचले नेताओं के चेहरे पे नहीं बल्कि योगी और मोदी के चेहरों पे चुनाव लड़ते हैं। इसी बीच भाजपा के भगदड़ के बाद पहला ओपिनियन आया है, जिनमें इसके चलते नुकसान की बजाय फायदा ही होने की बात कही गई। एबीपी न्यूज़ से वोटर सर्वे में 13 जनवरी को लोगों की राय ली गई, जिनमें 15% लोगों ने भाजपा की वापसी की बात कही। इसके अलावा 28% लोग ही ऐसे हैं जो मानते हैं कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी। सर्वे में शामिल 9% लोग का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी। यानी 50% लोगों का कहना है कि इस बार आ रही है तो केवल और केवल भाजपा। 28% लोग सपा, 9% बसपा, 6% कांग्रेस। अब आप समझ सकते हैं कि सत्ता एक तरफा है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में योगी बाबा।